बाल गंगाधर तिलक का जीवन परिचय। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक और भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख क्रांतिकारी थे। वह आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और शायद भारत के लिए स्वराज या स्वनियम के सबसे मजबूत समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा और उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ है कि वह लोगों द्वारा पूजनीय है। तिलक एक शानदार राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक प्रखर विद्वान थे, जो मानते थे कि स्वतंत्रता एक राष्ट्र की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बाल गंगाधर तिलक प्रारंभिक जीवन। केशव गंगाधर तिलक मूल नाम का जन्म 23 जुलाई 1856 को दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के एक छोटे से तटीय शहर रत्नागिरी में एक मध्यम वर्ग के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर शास्त्री रत्नागिरी में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और स्कूल शिक्षक थे। उनकी माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। उनके पिता के तबादले के बाद परिवार पुणे यानी अब पुणे में स्थानांतरित हो गया। पिता की मृत्यु से कुछ समय पहले 16 साल की उम्र में वर्ष 1871 में तिलक की शादी तपीबाई से हुई। शादी के बाद तपीबाई ने अपना नाम बदलकर सत्यभामा बाई रख लिया। तिलक एक मेधावी छात्र थे। एक बच्चे के रूप में वह स्वभाव से सच्चे और सीधे थे। अन्याय के प्रति उनका असहिष्णु रवैया था और कम उम्र से ही उनकी स्वतंत्र राय थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1877 में संस्कृत और गणित में पुणे के डेक्कन कॉलेज से स्नातक करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से 1879 में LLB की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे के एक निजी स्कूल में अंग्रेजी और गणित पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के अधिकारियों के साथ असहमति के बाद उन्होंने 1880 में स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और राष्ट्रवाद पर जोर दिया। हालांकि वह आधुनिक कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत के युवाओं की पहली पीढ़ी में से एक थे। तिलक ने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने ब्रिटिश साथियों की तुलना में भारतीय छात्रों पर असमान व्यवहार का विरोध किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए इसकी उपेक्षा की। तिलक के अनुसार शिक्षा उन भारतीयों के लिए पर्याप्त नहीं थी जो अपने मूल के बारे में अनभिज्ञ बने हुए थे। उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करने के उद्देश्य से कॉलेज के बैचमेट्स विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश अगरकर के साथ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की शुरुआत की। उनकी शिक्षण गतिविधियों के समांतर तिलक ने 2 समाचार पत्रों मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महरत की स्थापना भी की। बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख कार्य राजनीतिक जीवन। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने जल्द ही स्वशासन पर पार्टी के उदारवादी विचारों के खिलाफ अपना कड़ा विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने आप में सरल संवैधानिक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ व्यर्थ था। इसके बाद उन्हें प्रमुख कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के खिलाफ खड़ा किया गया। वह अंग्रेजों को भगाने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह चाहते थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का दिल से समर्थन किया, लेकिन उनके तरीकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC और आंदोलन के भीतर ही कड़वे विवादों को भी उठाया। दृष्टिकोण में इस बुनियादी अंतर के कारण तिलक और उनके समर्थकों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के चरमपंथी विंग के रूप में जाना जाने लगा। तिलक के प्रयासों को बंगाल के साथ ही राष्ट्रवादियों विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय ने समर्थन दिया था। तीनों को लोकप्रिय रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उदारवादी और उग्रवादी वर्गों के बीच एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई। 1896 के दौरान पुणे और आसपास के क्षेत्रों में बुबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई और ब्रिटिशों ने इसे रोकने के लिए बेहद कठोर उपाय किए। कमिश्नर WC रैंड के निर्देशों के तहत पुलिस और सेना ने निजी निवासों पर हमला किया। व्यक्तियों की
व्यक्तिगत पवित्रता का उल्लंघन किया, व्यक्तिगत संपत्ति को जलाया और व्यक्तियों को शहर के अंदर और बाहर जाने से रोका। तिलक ने ब्रिटिश प्रयासों की दमनकारी प्रकृति के खिलाफ विरोध किया और अपने अखबारों में इस पर उत्तेजक लेख लिखे। तिलक के लेख ने चापेकर बंधुओं को प्रेरित किया और उन्होंने 22 जून 1897 को कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस की हत्या को अंजाम दिया। इसके परिणाम स्वरूप तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 18 महीने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। कारावास की सजा 1908 से 1914। सन 1908 से 1914 के दौरान बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल यानी बर्मा में 6 साल के कठोर कारावास की सजा काटनी पड़ी। उन्होंने 1908 में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयासों के लिए क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के प्रयासों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने अपने कारावास के वर्षों के दौरान लिखना जारी रखा और जिनमें से सबसे प्रमुख गीता रहस्य है। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और लोकप्रियता के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी उनके समाचार पत्रों के प्रकाशन को रोकने की कोशिश की। बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का पुणे में निधन हो गया जब वह मांडले जेल में कैद थे। कारावास के बाद 1915 से 1919 तक। सन 1915 में तिलक भारत लौटे जब प्रथम विश्व युद्ध की छाया में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। तिलक के रिहा होने के बाद अभूतपूर्व जश्न मनाया गया। इसके बाद वह एक नए दृष्टिकोण के साथ राजनीति में लौट आए। अपने साथी राष्ट्रवादियों के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला करते हुए तिलक ने 1916 में जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 तक लीग में 1400 सदस्य थे, जो 1917 तक बढ़कर 32,000 हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिर से शामिल किया, लेकिन दो विपरीत विचारों वाले गुटों के बीच सामंजस्य नहीं बना सके। समाचार पत्र की स्थापना। अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों की ओर बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों महाराट अंग्रेजी और केसरी मराठी का प्रकाशन किया। दोनों समाचार पत्रों ने भारतीयों को गौरवशाली अतीत से अवगत कराने पर जोर दिया और जनता को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरे शब्दों में अखबार ने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के कारण का प्रचार किया। 1896 में जब पूरा देश अकाल और प्लेग की चपेट में था, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि चिंता का कोई कारण नहीं है। सरकार ने अकाल राहत कोष शुरू करने की आवश्यकता को भी खारिज कर दिया। सरकार के रवैये की दोनों अखबारों ने कड़ी आलोचना की। तिलक ने निर्भयता से अकाल और प्लेग और सरकार की पूरी तरह से लापरवाही और उदासीनता के कारण होने वाली तबाही के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की। समाज सुधार कार्य। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तिलक को सरकारी सेवा के आकर्षक प्रस्ताव दिए गए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के बड़े कार्य में खुद को समर्पित करने का फैसला किया। वह एक महान समाज सुधारक थे और अपने पूरे जीवन में उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की वकालत की। तिलक ने अपनी सभी बेटियों को शिक्षित किया और 16 वर्ष से अधिक उम्र तक उनका विवाह नहीं किया। तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती पर भव्य समारोह प्रस्तावित किए। उन्होंने भारतीयों में एकता और प्रेरणादायक राष्ट्रवादी भावना को जगाने वाले इन समारोह की कल्पना की। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। जलियांवाला बाग हत्याकांड की नृशंस घटना से तिलक इतने निराश हुए कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। अपनी बीमारी के बावजूद तिलक ने भारतीयों को कॉल जारी रखने के लिए कहा कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उग्र थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने अनुमति नहीं दी। तिलक मधुमेह से पीड़ित थे और अंत समय तक बहुत कमजोर हो गए थे। जुलाई 1920 के मध्य में उनकी हालत खराब हो गई और 1 अगस्त को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की दुखद खबर पूरे भारतवर्ष में फैल गई। लोगों का जनसैलाब उनके घर तक पहुंच गया। 2 लाख से अधिक लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए बॉम्बे में उनके निवास पर एकत्र हुए। विरासत। तिलक ने मजबूत राष्ट्रवादी भावनाओं का पोषण किया। वह एक सामाजिक रूढ़िवादी थे। वह एक कट्टर हिंदू थे और अपना काफी समय हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित धार्मिक और दार्शनिक अंशों को लिखने में व्यतीत करते थे। वो अपने समय के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक थे, एक महान संचालक और मजबूत नेता जिन्होंने अपने कारण लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज तिलक द्वारा शुरू की गई गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के लिए कई आत्मकथाओं में चित्रित किया है। तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठी समाचार पत्र अभी भी प्रचलन में है। हालांकि अब ये तिलक के समय के साप्ताहिक के बजाय दैनिक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।